अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब हम कोऑर्डिनेट्स को या किसी वेक्टर को या कोई भी क्वांटिटी आपको गिवन हो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में और आप उसको चेंज करना चाहें किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स मींस कि हम कोऑर्डिनेट्स को जब यूज़ करेंगे, जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो फर्स्ट लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू यूज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अदर देन फेमिलियर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मींस कि इंस्टेड ऑफ हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मज़ीद और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, लाइक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाइक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे हम करेंगे भी सही। तो हम कैसे कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जिस तरह हम वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, लाइक फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मीटर, फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर, तो ये किस तरह हम चेंज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है, लेट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स x y z of a point P can be expressed as function of position vector u1 u2 u3। मतलब ये कि हम x y और z को लेट सपोज कोई जनरल हम कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर रहे हैं, u1 u2 u3 हम उनमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू f1 u1 u2 u3, मतलब x हमारे पास फंक्शन होगा u1 u2 और u3 का। इसी तरह सिमिलरली y फंक्शन होगा u1 u2 u3 का। मतलब u1 u2 अब आपके पास एक नया सिस्टम है, नए कोऑर्डिनेट्स हैं, और z इज इक्वल टू होगा फंक्शन ऑफ u1 u2 u3। सपोज दैट above equation is solved for u1 u2 in terms of x y z। मतलब जिस तरह हमने x y और z को in terms of u1 u2 u3 लिखा है, इसी तरह हम u1 u2 और u3 को in terms of x y z अगर लिखें या एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लिखें, तो फिर उसको हम इस तरह लिख सकते हैं f1 एक्स वाई जेड u2 इज इक्वल टू f2। मतलब कोई फंक्शन है, उसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यूज़ है। ठीक है। तो अब हमारे पास देखें क्या होगा कि u1 u2 u3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो पहले मैं बात कर चुका हूँ। लाइक जिस तरह हमारे पास होता है ना आर थीटा और जेड, ये इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में आएगा। आर थीटा और जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, और आर थीटा फाई जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो आते हैं, ठीक है, वो आर थीटा और जेड जिस तरह है ना, तो u1 की जगह आर आया हुआ है, u2 की जगह थीटा और u3 की जगह जेड आया हुआ है। तो इसमें जो बेसिक चीज़ होती है हमारे पास, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम आगे जनरल फार्मूला भी निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो होती है उसके स्केल फैक्टर्स और उसके कोऑर्डिनेट्स के स्केल फैक्टर्स कितने हैं और कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और क्या वैल्यूज़ हैं उनकी। तो यूनिट वेक्टर, स्केल फैक्टर एंड आर्क लेंथ। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P, मतलब पॉइंट P के देखें यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं u1 u2 और u3। ठीक हो गया। एक्सप्रेस्ड एज, और वो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, और हमने उसको क्या लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ u1 u2 एंड u3 लिखा हुआ है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इसका जो dr होगा, क्योंकि अब हम कोऑर्डिनेट्स कौन से ले रहे हैं, u1 u2 और u3 ले रहे हैं, तो वो जो dr हमारे पास आएगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा, dr इक्वल्स टू पार्शियल और पार्शियल आर u1 du1 प्लस पार्शियल और पार्शियल आर
पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू टू, क्योंकि यू वन यू टू यू थ्री पे डिपेंड कर रहे हैं ना आर पोजीशन वेक्टर, डी यू प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू थ्री डी यू, इसको हम डी एस के इक्वल भी लिखते हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, क्योंकि अब मैं कुछ वैल्यूज़ फाइंड करके फिर इधर पुट करूँगा बाद में एंड पे। तो देखिए द यूनिट वेक्टर्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़ाहिर है यूनिट वेक्टर्स भी तो होते हैं ना, जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, आई जे और के यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इसी तरह जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, चाहे वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, उसके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालने का ये फार्मूला है कि आप उस कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव लें, ठीक हो गया, और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दें। मतलब जिस तरह यहाँ पे देखें ना, E1 इज़ द फर्स्ट यूनिट वेक्टर है, ठीक हो गया। तो पार्शियल आर और पार्शियल यू वन क्या था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, डिवाइडेड बाय पार्शियल आर और पार्शियल यू1 का मैग्नीट्यूड। ठीक, ये पहला यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होगा। दूसरा यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे तो जाहिर है उसमें हम फिर क्या करेंगे, उसमें हम आर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू2। तो इस वजह से पार्शियल आर और पार्शियल यू2 डिवाइडेड बाय पार्शियल आर और पार्शियल यू2 का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली E3 जो आएगा, मतलब पोजीशन यूनिट वेक्टर अलोंग थर्ड एक्सिस, तो वो हमारे पास आएगा पार्शियल आर और पार्शियल यू3 डिवाइडेड बाय पार्शियल और पार्शियल यू3 का मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थर्ड यूनिट वेक्टर आएगा। तो अब देखें ये जो इनके मैग्नीट्यूड्स हैं, मतलब पार्शियल आर और पार्शियल यू1, पार्शियल आर और पार्शियल यू2 का मैग्नीट्यूड, पार्शियल आर और पार्शियल यू3 का मैग्नीट्यूड, ये इज इक्वल टू होता है पार्शियल आर और पार्शियल यू1 जो होता है ये इज इक्वल टू H1 होता है। H1 पार्शियल आर और पार्शियल यू2 का मैग्नीट्यूड जो होगा ये इज इक्वल टू H2 आएगा, और पार्शियल आर और पार्शियल यू3 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू H3। H1 H2 H3 क्या है, ये हमारे पास स्केल फैक्टर्स हैं। स्केल फैक्टर्स जस्ट लाइक इस तरह है जैसे हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, उसका जो कन्वर्टिंग फैक्टर है वो 100 है। मतलब आप अगर मीटर से सेंटीमीटर में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कन्वर्टिंग फैक्टर है, जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, वो 100 है, ठीक हो गया। वो मतलब उनके दरम्यान में रिलेशन शो करता है। तो सेम इस तरह कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन में स्केल फैक्टर्स का सेम रोल होता है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या कि H1 को दूसरी साइड पे ले गया हूँ, तो H1 E1 ठीक हो गया इज इक्वल टू पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू1। मतलब यहाँ ऊपर E1 में यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी है, ठीक हो गया, और वहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दी है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये H1 फिर उस तरफ ले गया हूँ ना, ठीक हो गया। तो H1 E1 इक्वल्स टू पार्शियल आर और पार्शियल यू1। इसी तरह यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे H2 की वैल्यू जब पुट करते हैं और H2 उधर जाएगा तो H2 मल्टीप्लाई हो जाएगा E2 के साथ, और पार्शियल आर और पार्शियल U2। और सिमिलरली H3 E3 इक्वल्स टू पार्शियल आर और पार्शियल U3, ठीक हो गया। द क्वांटिटीज H1 H2 H3 आर कॉल्ड स्केल फैक्टर्स, इनको स्केल फैक्टर्स बोला जाता है। अब देखें ये जो हमने स्केल फैक्टर्स फाइंड किए और यूनिट फैक्टर्स फाइंड किए, देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं। देखें इक्वेशन 1 बिकम्स डी आर इज इक्वल टू H1 E1 DU1। देखें यहाँ पे हमारे पास ये इसकी वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू डी आर ओवर यू1 की वैल्यू देखिए ना,
ये लिखी हुई है H1E1, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन 1 में, और तो हमारे पास ये इस तरह हो गया H1E1 DU1। मतलब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ये वाला, इसकी वैल्यू मैंने क्या किया यहाँ पे पुट कर दी है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करने से, वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी H1E1 यूनिट वेक्टर DU1 प्लस H2E2 DU2 प्लस H3E3 DU3। तो ये हमारे पास DR आ जाएगा। और अगर हम DS और ये DS के इक्वल भी था इक्वेशन 1 में, अगर आप देखें तो मैंने इसी को DS के इक्वल लिखा हुआ था। तो अगर मैं DS स्क्वायर करता हूँ, मतलब DR डॉट DR करूँगा ना, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कन्फर्म सी बात है E1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 आ जाएगा, E2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और E3 से। तो H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस मतलब इसी का ये जो इक्वेशन हमारे पास आई हुई है ना, ये ऊपर अगर हम इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जाहिर है H1 स्क्वायर U1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है इसको सरफेस इक्वेशन बोला जाता है। ठीक हो गया। H1 H2 क्या है, स्केल फैक्टर्स है। अब जी हम आते हैं कि ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बाद फिर हम डाइवर्जेंस निकालेंगे और फिर कर्ल भी निकालेंगे। तो देखें ग्रेडियंट अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ना कि द प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विथ सम स्केलर फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेट डेल फाई इज इक्वल टू F1E1 प्लस F2E2 प्लस F3E3। E1 E2 E3 क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब देखें DR ऊपर लिखा हुआ है इसी पेज के स्टार्ट पे, देखें H1 DU1 E1 प्लस H2 DU2 E2 प्लस H3 DU3 E3। तो अब देखें मैंने डेल फाई निकालना है और डेल फाई हमारे पास होता है DR, डी फाई मैंने निकालना है ना, तो डी फाई इज इक्वल टू होता है DR प्लस DR डॉट डेल फाई होता है। तो DR की वैल्यू तो ऊपर लिखी हुई है, डॉट प्रोडक्ट है, फिर डेल फाई है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि डेल फाई पे आप देखें तो E1 E2 E3 है और इसमें भी देखें तो E1 E2 E3 है, तो जाहिर है सेम वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना। तो H1 DU1 और F1 आ जाएगा फर्स्ट टर्म। दूसरी टर्म में देखें तो E2 और E2 वाली टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H2 F2 और DU2। ठीक हो गया। इसी तरह थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, F2 H3 DU3। ठीक हो गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। और डी फाई को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्शियल फाई और पार्शियल U1 DU1 प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल U2 DU2 पार्शियल फाई और पार्शियल U3 DU3। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 जो ऊपर DR डॉट डेल फाई से आई है और जो हमने डी फाई की वैल्यू लिखी हुई है, अगर हम इन दोनों को क्या कर दे, कंपेयर कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखें दोनों डी फाई के इक्वल है ना, ऊपर वाली इक्वेशन और बट के बाद जो इक्वेशन लिखी हुई है जो जनरल इक्वेशन है डी फाई की, इनको अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि F1 इज इक्वल टू F, या इस तरह कर दें कि F1 H1 इज इक्वल टू पार्शियल फाई और पार्शियल U1। ठीक है, F1 इज इक्वल, देखें इस टर्म में देखें इधर, ये देखें F1 H1 DU1 है और यहाँ पे आप देखें ना पार्शियल फाई और पार्शियल U1 DU1। तो यहाँ देखें तो DU1 और DU1 तो सेम है,
H1 और F1 इज इक्वल टू पार्शियल फाइव और पार्शियल U1, या H1 को दूसरी साइड पे मैं ले गया तो F1 इज इक्वल टू 1 ओवर H1 पार्शियल फाइव और पार्शियल U1। सेम इसी तरह अब इस टर्म में देखें, दूसरी में ये है du, इधर भी du है, F2 H2 और इधर क्या लिखा है पार्शियल फाइव ओवर U2। तो H2 F2 इज इक्वल टू पार्शियल फाइव और पार्शियल U2। तो H2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो F2 की वैल्यू आ जाती है, सिमिलरली F3 की वैल्यू। अब ये F1 F2 F3 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, ठीक हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी। देखें ये वही पुट किया हुआ 1 ओवर H1, F1 की वैल्यू जो आई थी 1 ओवर H1 पार्शियल फाइव और पार्शियल U1 E1 प्लस 1 ओवर H2 पार्शियल फाइव और पार्शियल U2 E2 प्लस 1 ओवर H3 पार्शियल फाइव और पार्शियल U3 E3। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट की इक्वेशन भी आ गई, और यहाँ से देखिए हमें डेल ऑपरेटर की वैल्यू भी मिल गई है कि डेल ऑपरेटर किसके इक्वल आ गए 1 ओवर H1 पार्शियल U1 E1 प्लस 1 ओवर H2 पार्शियल और पार्शियल U2 E2, ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू प्लस 1 ओवर H3। ये जिस भी हम सिस्टम में जाएंगे उसके स्केल फैक्टर्स को फिर यूज़ करेंगे ना, H1 H2 H3। तो 1 प्लस 1 ओवर H3 पार्शियल और पार्शियल U3 E3। तो ये हमारे पास डेल की वैल्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो करेंगे वो इन यूनिट वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ करके उसके बाद डिवर्जेंस और कर्ल फाइंड करेंगे।